143 आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा 143। तो क्या है 143, इसके बारे में बात करेंगे, पूरा जानेंगे, समझेंगे क्या क्या इशू होते हैं अगर हमने 143 कन्वर्ट नहीं कराया, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इससे रिलेटेड पूरा जानेंगे। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 143, आपने जब कभी आप अगर प्लॉट खरीदने जाते हैं तो बहुत ये टर्म्स बहुत यूज होती है, 143 क्या है, 143 क्या है। देखिए 143 कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ये एक एक्ट है जो उत्तर प्रदेश में लागू होता है, जो कि रियल एस्टेट से संबंधित है। अब ये क्या है 143, वो आज हम डिटेल पे समझेंगे, और समझेंगे कि अगर आप 143 कन्वर्टेड जो प्लॉट्स है अगर उसको खरीदते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, और अगर नहीं खरीद रहे हैं, अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, सब चीज को बिल्कुल समझेंगे। आज पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। बेसिकली आज ये वीडियो है 143 से रिलेटेड, जो उत्तर प्रदेश में लागू होता है, और जो कि रेजिडेंशियल एक एक्ट है। अब 143 है क्या? देखिए, जब भी आप प्लॉट परचेज करने जाते हैं या प्लॉट परचेज करने की सोच रहे हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि 143 क्या है। देखिए 143 क्या है, अगर सामान्य भाषा में बात करें तो 143, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एक एक्ट है जो कि रियल एस्टेट में लागू होता है। रियल एस्टेट एक एक्ट है, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कानूनी उसमें हमें नहीं पढ़ना। तो देखिए, जब आप कोई प्लॉट परचेज करने जाते हैं तो कुछ लोगों को जानकारी होती है और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो दो तरीके से यहाँ पे प्लॉट होते हैं। एक होता है 143 ऑलरेडी कन्वर्टेड, जिसको हम आवासी भी कहते हैं, और दूसरा होता है एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो कृषि भूमि होती है। तो जब भी आप भूमि कोई मतलब प्लॉट परचेज करने जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कृषि की भूमि होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं, और उसकी दाखिल खारिज हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप कृषि भूमि खरीदते हैं तो उसकी दाखिल खारिज हो जाती है, लेकिन जब आप कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं जो कि ऑलरेडी आवासी में कन्वर्टेड है, तो उसकी दाखिल खारिज नहीं होती है। वो 143 ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है, जो कानून के अनुसार आवासी कन्वर्ट हो चुका है, फिर उसका दाखिल खारिज होना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये फर्क रहता है जो कृषि भूमि खरीदने में है और आवासीय भूमि खरीदने में। अब दोनों में फर्क क्या है वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे, और क्या नुकसान है क्या फायदे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको पूरी बात यहाँ पे समझ में आए। देखिए, जब आप प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं तो जो कृषि कानून के अनुसार जो कृषि भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका आप एक छोटा सा पार्ट परचेज करते हैं। एक छोटा सा, अब मान लीजिए कोई 1 बीघे का जो कमर्शियल लैंड है, या मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें से आपने 100 गज जमीन परचेज कर ली, तो ये एक्चुअल में एक भूखंड हुआ जिसका आपको दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन ये आवासीय जमीन नहीं है, इस पे आप कानूनन रूप से मकान नहीं बना सकते। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपको इसको 143 कन्वर्ट करके ही आप इसमें मकान बना सकते हैं। अब किन कंडीशंस में मकान बना सकते हैं, किन कंडीशन में नहीं बना सकते, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियो यहाँ पर लेकर आऊंगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 143 ये आवासीय कानून है, मतलब जो है, जो कि जो उप जिला अधिकारी उसके द्वारा लागू किया जाता है। और इसके लिए आपको वकील से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि अगर आपने ऐसा प्लॉट परचेज कर लिया है तो 143 कन्वर्टेड कराना क्यों जरूरी होता है। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा कि यहाँ पे यदि आपने 14 दाखिल खारिज सिर्फ करा ली है और आप उसमें मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको 143 कन्वर्ट कराना बहुत जरूरी होता है, जिसको हम आवासीय भूमि कहते हैं, जिसको हम रेजिडेंशियल प्लॉट कहते हैं, जो कि कानूनी रूप से वैध हो जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, देख लीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आपने जो दाखिल खारिज कराई है भूमि, जो आपने भूखंड खरीदा है,
वो जल्दी से बैंक के द्वारा जो लोन है उस पे प्रोसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने 143 कन्वर्टेड खरीदा है या 143 कन्वर्टेड करा लिया है तो उसमें बैंक आसानी से लोन करा देता है, जिसमें आपको लोन की फैसिलिटीज बहुत जल्दी मिलती हैं। सबसे बड़ा इसका ये फायदा है। अब उसके साथ में दूसरा फायदा ये है कि अगर आप 143 कन्वर्टेड कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो वो जो कृषि भूमि है उसकी अपेक्षा उसका सर्कल रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो आवासीय में आ जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई सपोज दैट कोई ऐसी सरकारी योजना आती है जिसमें आपका प्लॉट चला जाता है तो उसमें आपको जो मुआवजा है वो कृषि से आपको थोड़ा सा वहां पे ज्यादा मिलेगा। तो ये दो चीज ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 143 कन्वर्टेड कराने के लिए। तो ये चीज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था यही थी कि 143 क्या होता है, सिंपल भाषा में है। तो जब भी आप प्लॉट परचेस करने जाते हैं तो 143 का जरूर ध्यान रखें। फिर आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से भूमि आप परचेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज किया होगा तो आपकी जो रजिस्ट्री है, आपकी जो दाखिल खारिज है, उसमें भूखंड लिखा होगा। भूखंड लिखा रहता है। भूखंड का मतलब यही होता है कि आपने उस पर्टिकुलर जो लैंड है उसका एक छोटा सा पार्ट परचेज किया है, जो कि कानूनी भाषा में अ पार्ट ऑफ लैंड मतलब भूखंड ही वहां पे मेंशन किया जाता है। वहां पे आवासीय ऐसी कोई जमीन मेंशन नहीं की जाती है क्योंकि वो एक्चुअल में आवासीय नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 143 के क्या क्या फायदे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आपने सपोज दैट आपने अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सर हमने 143 कन्वर्टेड नहीं है, हमने एग्रीकल्चर लैंड का एक छोटा सा पार्ट खरीद लिया है, तो उस दशा में क्या हम उस पर घर बना सकते हैं? जी हाँ, उसकी भी बहुत सारी कंडीशन, आप उसमें घर बना सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि आपने जहां पर भी प्लॉट अपना परचेज किया है, आपने दाखिल खारिज आपकी हो गई है, क्योंकि दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी होता है। और उसके आसपास एरिया में अगर आवासीय प्लॉट ऑलरेडी हैं तो कानून की नजर में फिर वो सारी की सारी जमीन आवासीय मान ली जाती है और उसमें 143 कन्वर्टेड कराना जरूरी नहीं होता है। ये एक ऐसी शर्त है जिसके थ्रू आप बच सकते हैं। अन्यथा यदि आपने ऐसी कोई एग्रीकल्चर लैंड में अपना कुछ बना दिया तो वो कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। अगर उसके आसपास आवासीय भूमि नहीं है या आवासीय लोगों मतलब ये मान लीजिए कोई बस्ती या ऐसा कुछ नहीं है तो वो फिर वैध नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। आई होप आपको ये 143 का जो फंडा है वो समझ में आया होगा। एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस पे बनाया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लोगों के साथ में शेयर कीजिए जानकारी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।